क्लियर। इलस्ट्रेशन 8.2 में लिखा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 mHz, फ्रीक्वेंसी f is equal to 25 mHz, travel in a free space along the x direction. वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन x डायरेक्शन है. At a particular point in a space and time, E is equal to electric field E is equal to 6.3 J caret volt upon meter. What is a vector B? What is a vector B? Okay, characteristic के अंदर एक simple statement था. The relation between E upon B is equal to C. तो सबसे पहले आपको B कैलकुलेट करना है. तो क्या लिखेंगे? E upon C 6.3 3 into 10⁻⁸. So ratio 2.1 10⁻⁻8 Tesla. 2.1 10⁻⁻8 Tesla. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट हुई. अब डायरेक्शन के लिए तो वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन है वो E क्रॉस B से मिलती है. ये हमको x डायरेक्शन दिया है. वेव प्रोपगेट इन x डायरेक्शन. x डायरेक्शन मतलब E क्रॉस B इज इक्वल टू I कैरेट होना चाहिए. E क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? I कैरेट. ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y. सो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? Z पे. तब जाके J क्रॉस K इज इक्वल टू I होगा. क्लियर. तो उसने लिखा है कि वेक्टर B इज इक्वल टू B इंटू K कैरेट. सो B की वैल्यू 2.1 10⁻⁻8 K कैरेट टेस्ला. K कैरेट टेस्ला. ओके. तो मैग्नेट 2.1 10⁻⁻8, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? Z. और वो ऑलवेज इसी तरह से कैलकुलेट करना कि वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन E क्रॉस B इज इक्वल टू सेम मिलेगा. E क्रॉस B इज इक्वल टू वेव प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी. हमको x लिख के दिया था इसलिए मैंने I कैरेट रखा. E वेक्टर E ऑन y एक्सिस मतलब J. सो रिमेनिंग एक्सिस Z होगी. इस तरह से भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ये 2020 में उसने यही क्वेश्चन पूछा था. 2020 के अंदर यही न्यूमेरिकल 2 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स में से रखा. आप सब समझो 2 मार्क्स में से न्यूमेरिकल पूछा है तो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट इस बार थियरी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक या किसी एक पैराग्राफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी एक पैराग्राफ वो आपको पूछेंगे. लास्ट टाइम उसने न्यूमेरिकल पूछ लिया. ओके. तो 8.2 नंबर का ये इलास्ट्रेशन था. 8.1 कैंसल है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट करंट से बताया गया है. नेक्स्ट. अब नेक्स्ट जो है 8.3. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो 8.3 इलास्ट्रेशन. द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय. magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10⁻⁻7 Tesla. ओके. उसके बाद लिखा है तो टेस्ला लिखने की जरूरत नहीं है. साइन 0.5 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻11t. Okay. First question is what is the wavelength and frequency of a wave? And second, write the expression for the electric field. Okay. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. B is equal to B0 sin kx plus omega t. Compare with by लिखेंगे तो भी B is equal to B0 sin kx plus omega t
कि कंपैरिजन से क्या मिलेगा, पहले B0 मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, ये दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो K इज इक्वल टू वेव वेक्टर K इज इक्वल टू 0.5 10⁻³ यूनिट होती है रेडियन पर मीटर, ओके। और सेकेंड ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 10⁻11 रेडियन अपॉन सेकेंड। अब उसने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछा, और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले K इज इक्वल टू 2π अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 × 3.14 अपॉन 0.5 10⁻³ क्योंकि लैम्डा यहाँ गया तो K इधर आएगा, K की वैल्यू 0.5 10⁻³ कितनी आंसर होगी, ये 1/2 ऊपर जाएगा 3.14 into 4 12.56 10⁻³ मीटर, 12.56 10⁻³ मीटर, ओके। 12.56 नहीं रखना है तो 1 पॉइंट करके भी लिख सकते, 1.256 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर, ओके। तो ये वैल्यूएशन किसकी, लैम्डा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पूछा, यस, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, so frequency f is equal to omega upon 2π 1.5 10⁻11 2 into 3.14, so now 1.5 divided by 6.28, 1.5 divided by 6.28, क्या आंसर होगा, वन 1.5 divided by 6.28, .238 चेक करो तुम, -11, so 2.38 10⁻⁻10, सर डिफरेंट मेथड हो सकती है, मतलब आप इस तरह से आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा सर +11 10-11, हाँ अच्छा हुआ, चलो एक 0 मल्टीप्लाई करेंगे या 10 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 23.8 गीगाहर्ट्ज ऐसे आंसर लिख सकते हैं, 23.8 गीगाहर्ट्ज, आप ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो 10⁻9 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर होंगे व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, नाउ राइट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इसके लिए सबसे पहले तो इक्वेशन तो हमारे पास है, सबसे पहले एक काम यहाँ लिख रहा हूँ, चलो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक E0 upon B0 is equal to C, E0 upon B0 equal to C, so what is the E0, so B0 into C 2 into 10⁻⁻7 3 into 10⁻8, ये बचा 10, तो इसका मतलब 60 वोल्ट अपन मीटर, 60 वोल्ट अपन मीटर, ये पूरा फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड, तो इसका मतलब इक्वेशन E इज इक्वल टू E0, बाद में तो यही फॉर्मूला रहेगी, साइन 0.5 साइन kx प्लस ओमेगा टी, साइन kx प्लस ओमेगा टी। लेकिन एक और चीज पूछ रहा हूँ कि ये y एक्सिस पे है, ये कहाँ लिखा, y के ऊपर, तो प्रोपोगेशन डायरेक्शन कौन सी होगी, the electromagnetic wave, the magnetic field of electromagnetic wave is given by, ओके सिर्फ इतना ही दिया है, यहाँ ऐसा लिख के नहीं दिया कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, चलो कोई बात, जंक्शन लेते हैं। E0 की वैल्यू क्या है,
इक्वल टू लिखना है तो इज इक्वल टू 60 साइन के इज इक्वल टू, मतलब पूरी ब्रैकेट रिपीट कर लेनी है, 0.5 10⁻³ प्लस 1.5 10⁻11t। लेकिन अब देखो ये y पे होगा, एक सिंपल E क्रॉस B, तो वेव प्रोपगेशन B हमको क्या दिया, y मतलब j कैरेट, तो ये कौन सी एक्सिस पे होगा, ये किस एक्सिस के लिए लिख सकते हैं, E क्रॉस B इज इक्वल टू वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं लिख के दी, चलेगा। हियर B oscillating along the y axis and the electromagnetic wave propagating along x axis। देखो आंसर के अंदर उन लोगों ने एजम्पशन ली है कि ये x एक्सिस पे जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमको लिख के नहीं दिया कि ये प्रोपगेशन डायरेक्शन कौन सी है। इस न्यूमेरिकल में चीज याद रखनी है, दर्पण में लिख के दिया है हियर B वेक्टर V oscillated along the y axis and the electromagnetic wave propagate along the x axis। ओके, सपोज ये x एक्सिस है आई कैरेट, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्या लिखेंगे, J क्रॉस K इक्वल टू I होना चाहिए। ये भी उनकी एजम्पशन गलत है, क्योंकि E क्रॉस B इज इक्वल टू C, ये तो कंफर्म, E क्रॉस B E क्रॉस B इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ओके, और E क्रॉस B में सपोज ये J कैरेट है और मुझे I चाहिए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, नेगेटिव I आएगा, K क्रॉस J करेंगे तो नेगेटिव I आएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये माइनस के होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए माइनस, लेकिन आंसर में ऐसा लिख के नहीं दिया, चेक करो पता चलेगा। इसने लिखा है द B oscillating along the y axis and the electromagnetic wave propagate along the x axis and E must be oscillating on the z, and so its equation will be, अब समझ मान लो E z पे, z पे मतलब K क्रॉस J इक्वल टू क्या लिखेंगे, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस J तो माइनस I होना चाहिए। इसका मतलब कि इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में डाउट है, कहाँ डाउट है, क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिख के देना पड़ेगा कि ये x डायरेक्शन में प्रोपगेट होता है। हाँ मिल जाएगा, चलो वो भी मिलेगा, कैसे, by is equal to 2 into 10⁻⁻7 sin kx, sin kx लिखा मतलब डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे लिया, sin kx लिखा तो डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे लिया, x एक्सिस पे, और इसलिए वो बता रहा है कि ये प्रोपगेशन डायरेक्शन x है, लेकिन प्रोपगेशन डायरेक्शन x है, ये जो y बताया, y मतलब j कैरेट और ये k, तो इक्वेशन मैच नहीं होता। ओके, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस I आएगा, क्योंकि j क्रॉस k इज इक्वल टू I होता है, मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर इक्वेशन तो इसी टाइप से मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप यहाँ k कैरेट लिखेंगे वोल्ट अपन मीटर, अब इसको करेक्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि गलती से न्यूमेरिकल पूछा और आपने करेक्शन किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वो उसी मेथड से ही आपको टेक्स्ट बुक में चेक करो, ऐसा ही प्रिंट करके दिया है, वहां करेक्शन नहीं है, ये इलास्ट्रेशन है ना, तो टेक्स्ट में वो उसी तरह से प्रिंट करके दिया है, मतलब आपको याद रखना कि ये गलत है। E क्रॉस B इज अ वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन, मतलब ये I कैरेट लिखा, ये J है तो ये K लिखेंगे तो मतलब ये माइनस I होना चाहिए, लेकिन इतनी प्रॉब्लम इसमें है ही। क्लियर है, कोई डाउट इसमें है, इसमें कोई डाउट, इसी तरह से एक बार कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि उनकी मेथड में प्रॉब्लम है ही। पूरा एक बार एक्सप्रेशन पढ़ लो टेक्स्ट बुक में से और दर्पण में से, तो पता चल जाएगा। डाउट हो तो बताओ, उनके एजम्पशन के हिसाब से आप ये इक्वेशन रखो तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर उसने जो बताया वो प्रॉब्लम वाला है।
हैव यू डाउट? पता चला कौन सी प्रॉब्लम हुई या गलती कहाँ है? लेकिन इसी तरह से आपको ये एक बार याद रखना पड़ेगा, बराबर? उन लोगों ने सब यही क्वेश्चन पूछा तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, पैराग्राफ में वही लिखेंगे और कंप्लीट कर। लेकिन इस इक्वेशन से सपोज आप चेक करने जाएंगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा। ओके चलो नेक्स्ट 8.4 light with an energy flux of 18 watt per centimeter square। ये एनर्जी फ्लक्स क्या होता है? एनर्जी फ्लक्स पहले पढ़ा था क्या? एनर्जी फ्लक्स क्या लिखा उसने? 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया यूनिट टाइम, जैसे यूनिट एरिया के ऊपर विद इन 1 सेकेंड जो एनर्जी इंसिडेंट होती है उसको एनर्जी डेंसिटी भी बताया जाता है, नहीं सॉरी इंटेंसिटी बताया जाता है, या एनर्जी फ्लक्स बताया। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की भी डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट याद रखनी है। और दूसरा नाम उसका क्या होगा? एनर्जी फ्लक्स, वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एनर्जी intensity I is equal to energy upon area into time। energy incident on unit area unit time, लेकिन energy upon time is equal to power, and power upon area मतलब watt upon meter square या watt upon centimeter square, इस तरह से उसने लिख के दिया है। और जिसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी? वाट के लिए m1 l2 t माइनस b, और ये क्या होगा? l2 m1 L0 and T minus 3। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वाली फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है कि ये वेव में सॉरी हाँ वेव ऑप्टिक्स के अंदर वो सब में काम में आएगा। और मेरे ख्याल से 15 चैप्टर के अंदर इनकी डेफिनेशन 11th में दी थी। ओके, इंटेंसिटी ऑफ वेव, और वो मेरे ख्याल से स्टीफन बोल्ट्जमैन वाले चैप्टर के अंदर भी ये इंटेंसिटी की फॉर्मूला थी। क्लियर? तो लाइट विथ द एनर्जी फ्लक्स मतलब दूसरा नाम क्या हो गया? एनर्जी फ्लक्स of 18 watt per centimeter square fall on a non-reflecting surface at a normal incidence. Okay, if the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during 30 minutes time span. Okay, area 20 centimeter square है, 30 मिनट्स तक लाइट इंसिडेंट होती है तो कितना फोर्स लगेगा? ओके, सबसे पहले तो फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपन टाइम। फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपन क्या लिखेंगे? टाइम। लेकिन मोमेंटम की फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर u अपन c है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव mc² अपन c, तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब ये मोमेंटम हो जाएगा। तो ये भी मोमेंटम सॉरी फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपन टाइम, और यहाँ क्या लिखेंगे? u अपॉन c, ये वैल्यूशन ऊपर ऐड करते हैं। सो f इज इक्वल टू u अपॉन t इंटू c। ओके, तो फोर्स की फॉर्मूला अब उसने इंटेंसिटी से कंप्लीट करने के लिए बताया, तो अभी हमने कंप्लीट किया, बट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, क्योंकि हमको जो दिया हुआ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यूनिट एरिया यूनिट टाइम। क्या काम कर सकते हैं? एनर्जी वाली फॉर्मूला रख दें, ये दोनों को यहाँ ऐड कर दे। देखो चलो, U इज इक्वल टू I A T, ये ऐड कर दो,
So force F is equal to IA upon T into C. So force is equal to IA upon C, इतना बचेगा. अब इंटेंसिटी कितनी थी? 18 into 10⁴. क्यों 10⁴ किया? वॉट अपन सेंटीमीटर स्क्वायर था उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, मतलब 10⁻⁴ ऊपर जाके मतलब +4 तक लिख के दिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ इंटेंसिटी की 18 वॉट अपन सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने 2 मिनट में कार तो चाहिए स्टार्ट करो. निशिल माइक बंद कर दे आप लोग. निशिल निशिल अपॉन 10⁻⁴ तब जाके वॉट अपन मीटर स्क्वायर. सो 18 into 10⁴ ये कन्वर्जन है, ये इसकी कन्वर्जन की वैल्यू रहेगी. क्लियर? तो ये ओके. नाउ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिख के दिया था? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. 20 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. 3 into 10⁸. ओके, ये कैंसिल कर दो. 120 10⁸ कैंसिल. बराबर है? गलत लिखा मैंने, ये -4 लिखना था. क्लियर? जब ये ऊपर आएगा तो ये जब ऊपर आएगा कितना होगा? -12 से 4 मतलब ये दोनों कैंसिल. 10⁻⁸ लिख दो. 10⁻⁸ मतलब 1.2 into 10⁻⁶ न्यूटन. इतना फोर्स लगेगा. ओके, अब उन लोगों ने क्या बताया? कैलकुलेट कैसे? नाउ but the question asks that lastly in the statement is given surface of the perfectly reflected. Okay, इसने लिखा है कि सपोज ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, नॉन रिफ्लेक्टेड लिख के दिया था ना, रिफ्लेक्टेड होगा तब जाके आपको ये डबल करके देना है, क्योंकि जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब भी एमिट भी होगी. ओके, तो उसे डबल करके भी कैलकुलेट करके दिया है. नाउ एज पर क्वेश्चन आस्क lastly in the statement is given surface is the perfectly reflected, so incident energy is not absorbed at all, then the momentum gain perpendicularly to by surface will be p dash equal to u upon c. मतलब ये नॉन रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड होगा तो यहाँ डबल एनर्जी लिखना पड़ेगा. बस इतना है. लेकिन क्वेश्चन इससे डिफरेंट नहीं पूछेंगे, जो टेक्स्ट बुक में है वही कंप्लीट करना है. ये पॉसिबल है 2 मार्क्स में, ये न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में पॉसिबल है. जैसे 8.2 था, सिमिलरली 8.4 पॉसिबल है. क्लियर? लेंथी भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लेंथी नहीं. और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम न्यूमेरिकल पूछा है, इस बार मोस्ट प्रोबेबल आपको इसमें से थ्योरी पूछेंगे, क्योंकि सभी पैराग्राफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर? एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये न्यूमेरिकल 1 सा था. Illustration 8.4. Now illustration number 8.5. Okay, illustration 8.5. Calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance 3 meters. Assume that the efficiency of a bulb is 2.5% and it is a point source. अब देखो एफिशिएंसी जो उन लोगों ने लिख के दी, वो एफिशिएंसी उसकी 2.5% है. अब 100 वाट लिखा मतलब पर सेकेंड,
जो एनर्जी एमिट होगी पर सेकेंड, जो एनर्जी एमिट होगी वो 100 जूल होगी, लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या दी? 2.5। ओके, जब 2.5 दिया तो रेडिएशन पावर या पावर ऑफ रेडिएशन लिखेंगे, रेडिएशन के लिए पूछा, यस, इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 100। बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वॉट है। अब 2.5% परसेंटेज की साइन नहीं रखनी है, 2.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 2.5 वॉट जूल क्या लिखेंगे? ये पावर ऑफ रेडिएशन करके हमने लिखा है, इसका मतलब पर सेकंड इतनी एनर्जी मिलेगी, पावर नहीं लिखा है, पर सेकंड इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। ओके, अब उन्होंने कैलकुलेट क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन। इसका मतलब ईआरएमएस वैल्यू या इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू, एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, E0 B0 कितना है। देखो मतलब पूरी फॉर्मूला खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंटेंसिटी I इज इक्वल टू पावर अपन एरिया, पावर अपन एरिया मतलब 4πr², क्योंकि पॉइंट सोर्स दिया तो चारों और वो रेडिएशन क्या होगा, एमिट होगा। क्लियर? तो इससे इंटेंसिटी मिल जाएगी। पावर दिया था 2.5, मतलब कैलकुलेट करने के बाद 4 इंटू 3.14, रेडियस कितनी दी उसने, 3 मीटर, 3 स्क्वायर। ये कंप्लीट करके दो तो कितना होता है। ये मैंने इसलिए कैलकुलेट किया, इंटेंसिटी सपोज मिल जाती है तो हमने इंटेंसिटी की फॉर्मूला लिखी थी, I इज इक्वल टू E0 स्क्वायर RMS। तो इससे ERMS मिलेगा, ERMS से E0 हो जाएगा, सिमिलरली BRMS और B0 मिल जाएगा। पहले इसके आंसर दो। कैलकुलेशन क्या आएगा, जीरो पॉइंट जीरो डबल टू वन। यूनिट क्या होगा, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके चलो इससे कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I अपॉन E0। ओके, एक चीज रहेगी ना कि I0 E0 इंटू C होगा, ठीक, हाँ, क्योंकि ये तो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। I इज इक्वल टू E0 स्क्वायर RMS इंटू C। ओके, इंटेंसिटी आपने ली 0.0221, एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12 और 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8। एक चीज इसको स्क्वायर रूट करके निकाल दे डायरेक्ट, ERMS हो जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो टू टू वन 8.85 10⁻⁻12 3 इंटू 10⁻8। आंसर कितना होगा बताओ। पहले तो ये दोनों मतलब 10⁻⁻4 ऊपर गया तो +4, +4 मतलब 2 to 1 डिवाइड बाय 8.85 डिवाइड बाय 3 और बाद में स्क्वायर।
आंसर क्या आया? जल्दी जल्दी। कैलकुलेट नहीं किया? 221 डिवाइड बाय 8.85 डिवाइड बाय 3 और स्क्वायर रूट, कितना आंसर आता है? सब आराम में आ गए। जीरो 0.02885। 0.0 स्क्वायर रूट करने के बाद, हाँ स्क्वायर रूट करने के बाद कैसे बचेगा? देखो 2.885। क्या बताया? 2.885। 2.885 ये होगा वोल्ट अपन मीटर। ये आंसर क्या होगा? वोल्ट अपन मीटर। अब एक चीज और बता रहा हूं कि सपोज आप इससे, ये ERMS है, ERMS इक्वल टू E0 by √2 and therefore E0 equal to √2 into ERMS. So 1.414 into 2.885. One point four one four. 4.08। 4.08 4.08 वोल्ट अपन मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड हुई। सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड के लिए उन लोगों ने क्या किया, इस टाइप की इक्वेशन फिर से लिखी, फिर से स्क्वायर रूट किया, और लेकिन जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली चेक करा तो इसको कर सकते हैं। हमने ऐसा लिखा था कि E0 अपन B0 दैट इज इक्वल टू C, सो B0 इक्वल टू E0 by C। E0 की वैल्यू क्या आई? 4.08 3 into 10⁻⁸। चेक करो तो आंसर क्या आ रहा है? रेशियो, ये दोनों की रेशियो क्या आएगी? 1 पॉइंट करके कुछ होगा, 1.36। 1.36 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो इसका मतलब क्या, ऐसी जरूरत नहीं है पहला आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर दो, E0 मिल जाता है तो डायरेक्ट इस फार्मूला से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दर्पण में चेक करो, दर्पण में उन लोगों ने क्या किया, फिर से एक फार्मूला लिखी, किसकी? इंटेंसिटी की, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में स्क्वायर रूट करके DRMS निकाला, और बाद में इस तरह से B0 निकाला। लेकिन ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, E0 अपन B0 इक्वल टू C, E0 हो गया तो डायरेक्ट B0 आप निकाल सकते हैं। क्लियर? ये इलास्ट्रेशन के मेरे ख्याल से सभी न्यूमेरिकल हो गए। इलास्ट्रेशन में आज हमने 2.3 से 2.2 से स्टार्ट किया, 2.2 2.3 8.2 8.3 8.4 8.5 ऐसे 4 न्यूमेरिकल हुए। चलो एक्सरसाइज में कहां से स्टार्ट करना है? सर स्टार्टिंग से ही करना है। 8.3, लेकिन स्टार्टिंग में दो हाँ। आंसर। हाँ 8.3 से होगा, 8.3 से होगा। ये जो एक्सरसाइज हम लोगों ने दी है ना, इसमें इनिशियल सब न्यूमेरिकल ऐसे दो मार्क में पॉसिबल है, लिखना कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने लिख के दिया। एज फॉर एग्जांपल 8.3 ओनली MCQ, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, sorry, what physical quantity is the same for X-ray of wavelength 10⁻⁻10 meter, comma करके, red light of wavelength 6800 angstrom and radio wave of wavelength 500 meter। different 3 waves दिए हैं।
ओके, फर्स्ट क्या लिखा, एक्सरे। सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ 10 एक्सरे की वेवलेंथ लिखी है 10⁻⁻10 मीटर। बाद में रेड लाइट के लिए लिखा, वेवलेंथ बताई 6.8 10⁻⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मैंने मीटर में कन्वर्जन किया। और बाद में रेडियो वेव, ओके, रेडियो वेव के लिए वेवलेंथ क्या बताई 500 मीटर। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ये तीनों के लिए कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी द सेम इक्वल होगी? तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था कि सबकी, ये सभी रेडिएशन है और वैक्यूम के अंदर या स्पेस के अंदर सबकी स्पीड इक्वल होती है। आंसर में इससे ज्यादा कुछ लिखना ही है। ऑल ऑफ द गिवन रेडिएशन हैव इक्वल स्पीड इन वैक्यूम। ये सबके लिए इक्वल स्पीड होगी कहाँ, वैक्यूम के अंदर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल स्पीड मिलेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना इसमें। हाँ, लेकिन सपोज ये मीडियम से पास होंगे तो, किसी मीडियम से आपने उसको पास किया तो क्या होगा, इक्वल होगा डिफरेंट होगा? किसी मीडियम से हम सभी रेडिएशन को पास करेंगे तब जाके क्या होगा, सबकी वेलोसिटी इक्वल होगी डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन वो जो वेलोसिटी होगी वो फ्री स्पेस की जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ उससे कम होगी, क्योंकि मीडियम से पास होना है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो इसमें दो एमसीक्यू की तरह था। एक, सबसे पहले तो सबके लिए कॉमन चीज क्या होती है, तो उसकी स्पीड, वैक्यूम में स्पीड इक्वल मिलेगी। ओके, और सेकंड कहती है सपोज वो मीडियम से पास होगा तो सबकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन वो वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम रहेगी। ओके, नाउ 8.4, 8.4, 8.5, 8.6 तो ओके, लेकिन 7 ये सभी जो है 2-2 मार्क्स में पॉसिबल है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्ड इन अ वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। देखो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन दे दी गई है, कौन सी, z। What can you say about the direction of electric and magnetic field vector if the frequency of the wave is 30 mHz? And what is the wavelength? Frequency 30 mHz. So frequency equal to 30 × 10⁻⁶ या 9 mHz लिखा है। टेन एस टू सिक्स या 10⁻⁹ mHz। तो पूरा वैकेशन अच्छी तरह से यूज कर ले। 10⁶. 10⁶ 9 गीगाहर्ट्ज के लिए होगा। ओके, सबसे पहले वो लास्ट वाली क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं कि लैम्डा, सॉरी, C इज इक्वल टू F लैम्डा। C इज इक्वल टू F लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁸। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁷ लिख सकते हैं, 0 इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, वेवलेंथ क्या आएगी 10 मीटर। वेवलेंथ कितनी होगी 10 मीटर। लेकिन अब एक चीज और है, E क्रॉस B, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा था, E क्रॉस B वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है और वो उसने बताया Z। Z मतलब ये K कैरेट है। तो ये आंसर K कैरेट कब होगा, जब ये I क्रॉस J होगा। तब I क्रॉस J लिखेंगे तब जाके K होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, तब जाके वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन Z एक्सिस होती है। बड़ा उसने लिख के दिया है, here vector E must along the x axis and vector B must along the y axis so that the direction of E cross B, the clear?
बाद में तो सेकंड तो ऑप्शन मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू c बाय एफ। इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। ये कौन सा एक्सरसाइज 8.4 था। चलो ना 8.5 a radio can tune into any station in 7.5 MHz to 12 MHz band. .5 MHz to 12 MHz. What is the corresponding wavelength? चलो सिंपल C is equal to F lambda. इसका मतलब F and lambda both are in, क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखो इसमें दो पोर्शन बनाता हूं, F मिनिमम और F मैक्सिमम। सो 12 MHz, ओके, मिनिमम, और बाद में क्या रहेगा, मैक्सिमम। नाउ C इक्वल टू F lambda and therefore lambda is equal to C by F। तो इसका मतलब lambda मिनिमम चाहिए, so C अपन F मैक्सिमम होगा, and lambda मैक्सिमम चाहिए, so C अपन F मिनिमम होगा। So now 3 into 10 raised to 8, C is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Maximum frequency 12, 10 raised to 6 because MHz. So ratio 1/4, रेशियो क्या होगा, 1/4, मतलब 0.25 into 10 raised to 2, 0.25 10 raised to 2। इसका मतलब क्या होगा, 25 मीटर। मिनिमम वेवलेंथ इज 25 मीटर। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ 3 into 10 raised to 8 upon minimum value is 7.5 10 raised to 6। इसमें रेशियो क्या आएगा, क्या हो सकता है, 30 डिवाइड बाय 75 या 3 डिवाइड बाय 7.5। इसकी रेशियो 4 होगी कि 0.4 होगी, ये दोनों की रेशियो कितनी होगी, 0.4 10 raised to 2। So range of wavelength lambda minimum to lambda maximum is equal to 25 meter to 40 meter। मतलब जो आपको रेडिएशन दी गई उसकी फ्रीक्वेंसी दी थी जिससे आपने वेवलेंथ फाइंड की। हो सकता है उस दिन आपको वेवलेंथ दी जाए तो आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मिले, लेकिन दोनों रेसिप्रोकल होंगे, ऐसे याद रखना है। ओके, जब भी आपको लैम्डा फाइंड करना, लैम्डा मिनिमम तो एफ मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम तो एफ मिनिमम करके लिखना है। चलो कोई बात, लास्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दें, बाद में जो बचेंगे वो कल मतलब नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे, आज दिखना ज्यादा हो जाएगा वरना। सिक्स और 7 दोनों कंप्लीट कर दे। चलो 6 में कुछ नहीं लिखना इसलिए। A charged particle oscillate about its mean equilibrium position with a frequency of 10 raised to 9 hertz। Charged particle oscillate about its mean position with frequency 10 raised to 9 hertz। What is the frequency of the electromagnetic wave produced by the oscillator? जिस ऑसिलेटर से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है वहां चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 10 raised to 9 हर्ट्ज है। तो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो जितनी फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट होगा
उतनी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एमिट होगा। मतलब 10⁹ हर्ट्ज लिखा तो उसकी भी आंसर क्या होगी 10⁹ हर्ट्ज। आज जब एमसीक्यू में पूछेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि पार्टिकल की ऑसिलेशन जो है, पार्टिकल की ऑसिलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज है। ओके, तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो ऑप्शन ऐसा लिखेंगे 1 kHz, बाद में 1 MHz, 1 GHz और नंबर 4 स्मॉल मतलब मिली करके यूज होता है, कैपिटल में मेगा, किलो और गीगा, मतलब ये आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की होती है उतनी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की होगी, उतनी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के लिए होगी। मतलब ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने जैसा नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यू की तरह है। ओके, नाउ लास्ट 8.7 वो कैलकुलेट करें, मतलब आज का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लिखे दिया द एम्पलीट्यूड ऑफ magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in a vacuum is B0 equal to 510 nanotesla NT, nano मतलब 10⁻⁹. What is the amplitude of the electric field part of the wave? मतलब E0 कैलकुलेट करना है, घर से लेके जाना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, because according to given property E0 upon B0 equal to C, and therefore E0 is equal to B0 into C. B0 510 10⁻⁹ and 3 × 10⁸. क्या होगा देखो, ये और ये मल्टीप्लिकेशन 10⁹ कैंसिल, 0 ये कैंसिल, 51 into 3 153. Answer is 153. 153 वोल्ट अपन मीटर लिखो तो भी चलेगा, 1.53 10⁻² वोल्ट अपन मीटर लिखो तो भी चलेगा। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसलिए कि ये 2 मार्क्स में पॉसिबल है। आज सभी इलास्ट्रेशन हो चुके। इलास्ट्रेशन स्टार्ट किया था हमने 8.2 से 8.2 से 8.5 दिख रहा हूं मैं, 8.2 से 8.5, ओके। और एक्सरसाइज जो कंप्लीट किया 8.3 से 8.7 तक, ओके। बस इतना ही रखो, बाकी जो है 9 10 8 9 10 सॉरी 8 9 और 10 ये तीनों बाद में कंप्लीट कर लेंगे और बाद में आगे वाली चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? आज इतना सबमिट कर देना है। और सेकंड कि आपने आगे वाले में टेस्ट कौन सा लिखा था, लास्ट फर्स्ट टेस्ट, उसके आगे न्यूमेरिकल लिखा था सर 7 चैप्टर का। 7 चैप्टर की सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुकी? हाँ सर, थ्योरी भी हो गई थी शायद। एमसीक्यू हो गया था, एमसीक्यू बाकी? नहीं, बाकी है सर। चैप्टर नंबर 7 में मेरे ख्याल से थ्योरी और न्यूमेरिकल हुए थे, एमसीक्यू बाकी है। इस फ्राइडे हम चैप्टर नंबर 7 की सॉरी एमसीक्यू की टेस्ट ले लेंगे। हाँ। ओके, इस फ्राइडे चैप्टर नंबर 7 की एमसीक्यू, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 8 ले लेंगे, चेक करेंगे। लेकिन इस फ्राइडे सिर्फ चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। चलो इतना ही रखेंगे।